अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और इंजॉय क्यों नहीं कर रहे होंगे? क्योंकि मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया और मौसम जब अच्छा हो जाए तो हर चीज़ हो जाती है ऑसम। और ये जो ऑसम चीज़ें होती हैं ना, ये मौसम के साथ ही होती हैं। लेकिन इस मौसम के साथ ना हमें बड़ी ज़रूरत होती है कि हम अपना मूड भी ठीक रखें, और हमें बड़ी ज़रूरत होती है कि हम सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, अपना दिमाग वो भी अपने साथ रखें। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग उस तरह से प्रेजेंट नहीं होता। और इसकी जो बेहतरीन मिसाल है ना, वो आप ट्रैफिक के अंदर जब फंसे हुए हो तब आप देखा करें। तो बहुत सारे लोग जो है ना सुबह सुबह देर से उठते हैं, फिर वो सारी दुनिया की जल्दी जो है ना वो वहीं ऑन दी स्पॉट जब ट्रैफिक जैम हो या फिर ट्रैफिक में तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए दिखा रहे होते हैं। अगर ट्रैफिक जैम नहीं है तो आप देखेंगे कि जो पहली आवाम कराची की जो है ना वो डंपर्स वालों से परेशान है। कराची की आवाम पहले ही जो है इस ट्रैफिक की वजह से इतना ज़्यादा परेशान है, और वहीं पर ये जो बाइकर वाले भाई होते हैं इनको पता नहीं किस बात की जल्दी होती है। तो भाई अगर आपने इतनी जल्दी दिखानी है तो आप सुबह जल्दी उठें, जल्दी आएँ, जल्दी, ताकि आप तेज़ रफ्तारी ना दिखाएँ, ताकि जब आप ट्रैफिक पर चल रहे हैं तो ट्रैफिक पर आपकी गाड़ी जब जा रही है तो बराबर वाले को आप हिट ना करें, कहीं किसी बराबर वाले को आप मार ना दें। फुटपाथ पे और भी लोग चल रहे होते हैं, गाड़ियों में जो है बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, तो आपने एहतियात से ड्राइविंग करनी होती है। आप ये क्या करते हैं कि आप जो है ड्राइविंग करते हैं, और ड्राइविंग करने के बाद जो है वो इस तरीके से ड्राइविंग करते हैं जैसे दुनिया की सारी जल्दी जो है वो आप ही को है, दुनिया के सारे जो है ना वो सब जगह पे आप ही को पहुंचना है। तो बाकी लोग भी जा रहे होते हैं, बाकी लोग भी जो है वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो एहतियात से काम लें। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग जो है वो ड्राइव कर रहे होते हैं, और सब लोग जो है वो जल्दी 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 पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने जब ड्राइविंग करनी है तो ड्राइविंग करते हुए एहतियात से काम लेना है। उस टाइम पर अगर आप ट्रैफिक जैम में हैं तो आप गुस्सा ना करें, आपस में लड़ाइयाँ ना करें, क्योंकि सिर्फ आप ही को ऑफिस नहीं पहुंचना है, ऑफिस बहुत सारे लोगों को पहुंचना होता है, लोगों को स्कूल जाना होता है, लोगों को अपने दफातर में जाना होता है। लेकिन आप देखें कि कुछ लोग इतनी तेज़ रफ्तारी में होते हैं, इतनी तेज़ रफ्तारी में होते हैं कि वो हिट करके दूसरों को निकल जाते हैं, और फिर इसके अलावा उनको एहसास भी नहीं होता कि वो रोड पे क्या करते हुए आ रहे हैं। पानी पड़ा हुआ है तो छींटे उड़ाते हुए चले जाते हैं। सिविक सेंस रखें, रोड सेंस रखें, और तेज़ रफ्तारी का मुजाहिरा ना करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आप अपनी जो आई साइड है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं कि आपकी जो आई साइड है वो इम्प्रूव हो सकती है, 100% हो सकती है, लेकिन आपकी आई साइड बेहतर हो सकती है, 100% नहीं हो सकती। लेकिन जितनी रह गई है उसको बचाने का बेहतरीन तरीका क्या है? उसको बचाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने अच्छी जो है वो डाइट लेनी है। अच्छा, इसके अलावा आपने डाइट के साथ साथ जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। फिर आपने जो है वो अपनी आई रोलिंग करनी है, और आपने जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी आँखों को घुमाना है। ठीक है जी, ये बेहतरीन टिप है, इससे आपकी जो आई साइड है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अच्छा, इसके बाद आपने करना है कि फोकस करना है। अच्छा, आपने डिस्टेंस को फोकस करना है, इससे आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। अच्छा, इसके अलावा आपने अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है, और हर 20 सेकंड बाद जो है वो अपनी आंखें झपकनी है, यानी वो 20-20 वाला रूल जो है वो आपने अप्लाई करना है हर 20 मिनट के बाद। अच्छा सोना है। फिर आपने जो है अपनी आँखों को आपने प्रोटेक्ट करना है यूवी रेस से, यानी कि जो सूरज की जो शुआएं हैं उससे आपने अपने आप को बचाना है। सन ग्लासेस लगाने हैं, प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस आपने लगाने हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अपनी आँखों का आपने रेगुलर चेकअप कराना है, और फिर आपने जो है वो आई स्पेशलिस्ट को अपनी आँखों की एफिशिएंसी के बारे में बताते रहना है। आँखों का चेकअप करा के फिर आपने ये तसल्ली करनी है कि आपकी आई साइट कितनी है, और फिर उसके बाद जो है वो आपने बहुत सारा पानी भी पीना है। और इसके अलावा पानी पीने के अलावा भी आपने एक्सरसाइज भी करनी है, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है और आपकी जो ब्लड विजन होता है वो ख़त्म होता है या कम हो जाता है। तो ये वो रेमेडीज़ हैं जो आपकी आँखों की इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, और जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं।
और अब कुछ बात कर लेते हैं कि वो सारे लोग जिनको जो है बहुत इस बारे में बात करनी होती है या बहुत इस बारे में परेशानी होती है कि स्किन पे जो ग्लो है वो कैसे लाया जाए, स्किन का जो ग्लो है वो कैसे आएगा। और स्किन का ये ग्लो जो है वो बहुत सारी रेमेडीज़ करके भी नहीं आता, उसके लिए लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी स्किन पे जो ग्लो है वो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा होता। तो स्किन ग्लो के लिए आपने करना यह इंस्टेंट रेमेडी है कि स्किन ग्लो के लिए आपने पीना है बहुत सारा पानी, और बहुत सारा पानी पीने के बाद जो है आपने अपनी स्किन की जो रूटीन है, स्किन केयर की जो रूटीन है, उसको आपने जो है वो मेंटेन करना है। अच्छा, मेंटेन करने के बाद जो है वो आपने क्या करना है कि आपने क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग करने के बाद आपने एक्सफोलिएट करना है, और फिर एक्सफोलिएट जब आप करते हैं तो डेड स्किन सेल आपके रिमूव हो जाते हैं। फिर आपने अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है, फिर आपने अच्छी डाइट इस्तेमाल करनी है, सनस्क्रीन अप्लाई करना है। इसके अलावा जो है वो आपने अच्छी नींद सोनी है, यानी आपने इनफ स्लीप जो है वो करनी है। इसके अलावा आपने स्ट्रेस मैनेज करना है, और फिर आपने जो है अवॉइड करना है हार्श प्रोडक्ट्स को, यानी कि आपने आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श ना हो। अच्छा, इसके हवाले से, स्किन के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, और स्किन के हवाले से जो चीज़ मैं अभी आपको बताने लगी हूँ दैट्स रियली रियली बेनिफिशियल। और ये बहुत सारे एक्टर्स जो हैं ये भी इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, और इसी सिलसिले में जो बहुत सारे हमारे मॉडल्स हैं वो भी बहुत सारे लोग इस टिप को जो है वो अपनी रूटीन में, डेली लाइफ में जो है वो शामिल करते हैं। ये टिप जो है वो किस तरह से है, ये टिप कुछ इस तरह से है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पर ग्लो आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी, स्पार्कलिंग सी, ग्लोइंग सी लगे, तो उसके लिए आपने करना ये है एक छोटी सी रेमेडी, एक छोटी सी टिप, और वो ये है कि आपने इस तरह से करना है कि आपने अपना मुंह धोना है, और मुंह धोने के बाद जो है वो आपने जो कोकोनट ऑयल है वो लगाना है। अब आपने जब कोकोनट ऑयल लगा लिया तो अच्छी तरीके से मसाज करना है कोकोनट ऑयल से, और फिर उसके बाद आपने अपना मुंह दोबारा से वॉश करना है, और फिर उसमें मॉइस्चराइज़र लगाकर मेकअप करना है। तो यकीन करें, जो ग्लो आप जाते हैं बड़े बड़े एस्थेटिक्स के पास, और जितने भी आपके डॉक्टर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि जी आप इतना कुछ करें, और फिर उसके बाद आपका जो मेकअप है वो ग्लो करेगा और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। तो कम से कम जिस टाइम तक आप उस इवेंट में रहते हैं या आप मेकअप लगाने से पहले कोकोनट ऑयल अपने फेस पे लगाते हैं, तो उससे आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। तो घर बैठे अपने मेकअप को ग्लोइंग बनाएं, घर बैठे ये टिप ज़रूर इस्तेमाल करें, और कोकोनट ऑयल का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। मौसम के हवाले से बात करते हैं, और मौसम जो है वो कैसा है जी। मौसम शहर कायद का बहुत औसम है, और शहर कायद का जो मौसम है, इस मौसम ने जो है जहाँ पर बहुत लोगों को खुश किया है, वहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। और परेशान क्यों हैं? परेशान इस वजह से हैं कि ये जो बारिश होती है इससे जो ओवरफ्लो होता है, फिर ये नदी नालों में तुगयानी आ जाती है, लोग परेशान होते हैं, एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। तो शहर कायद में सूरज और बादलों की आंख मचोली जो है वो जारी है। मनासिर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, कभी धूप है जी, कभी छाँव है, लेकिन मौसम जो है बड़ा औसम है। अच्छा जी, मौसम की बातें कर रहे हैं, साथ साथ मैं चाय के जो है वो सिप भी ले रही हूँ। चाय भी आज बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा जी, तो शहर कायद में 15 से 20 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है, और शहर में आज रात बूंदाबांदी होने का भी इम्कान है। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 31 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, इसके अलावा कम से कम दर्जा हरारत जो है वो है 28 डिग्री। और शहर में मगरिब से जो रफ्तार चल रही है 15 किलो फी मीटर घंटा की रफ्तारें चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब जो है वो है जनाब कितना? अच्छा जी, हवा में नमी का जो तनासुब है वो है 70%। तो ये तो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज पूरा दिन का जो मौसम है वो कैसा रहेगा। तो पूरा दिन का जो मौसम है वो कैसा रहेगा? पूरा दिन आज रहेंगे 11 बजे 33 सेंटीग्रेड। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मौसम जो है उसमें उतार चढ़ाव जारी है, और ये जो मौसम का उतार चढ़ाव है यही बताने के लिए हम आपको बताते हैं एक्यूरेट फिगर्स के, ताकि आप जब बाहर निकलें तो आपको पता चले कि मौसम कैसा रहेगा। जी हाँ, आई वॉज क्वाइट राइट। मौसम जो है 11 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 34 सेंटीग्रेड, और फिर उसके बाद 1 बजे रहेगा 34 सेंटीग्रेड, और 2 बजे रहेगा 35 सेंटीग्रेड। तो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको माल का हाल बताते हैं कि जो माल का हाल है वो क्या है, और करेंसी रेट्स जो हैं, स्टैटिक रेट्स जो हैं वो आप सुन लें ताकि आपको आइडिया हो कि ये स्टैटिक रेट्स क्या हैं। अच्छा जी, स्टैटिक रेट्स जो हैं ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 188, इसके अलावा कैनेडियन डॉलर जो है वो 212 हैं, इसके अलावा जो है यूरो
337 है, और उसके अलावा कोईती दिनार जो है वो 931 है। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, फिर जी यूके पाउंड है 390, फिर सऊदी रियाल जो है वो 76 है, फिर स्विस फ्रैंक जो है वो 338 है, और फिर यूएस डॉलर जो है वो 286 पर है। अच्छा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वेजिटेबल के प्राइसेस, और वेजिटेबल के प्राइसेस जो हैं वो क्या हैं। वेजिटेबल के प्राइसेस हम आपको हमेशा इसलिए बताते हैं कि जब भी आप मार्केट जाएँ तो ये प्राइसेस सुनते हुए जाएँ। तो टमाटर है 58 पर। अच्छा जी, और उसके बाद व्हाट वी हैव नेक्स्ट, आलू जो है वो 50 पे है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, लहसुन जो है वो 276 पर है। उसके बाद क्या है, अदरक जो है वो 483 पे है। फिर उसके बाद क्या है, गाजर जो है वो 81 पर है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो तुरई क्या है 81 पर है। लौकी 92 पर है। फूल गोभी जो है वो भी 92 पर है। खीरा जो है वो 69 पर है। इसके बाद भिंडी जो है वो 253 पे है। इसके बाद प्याज जो है वो 35 पर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में जो है वो गोल्ड के रेट्स शेयर करते हैं कि गोल्ड के जो रेट्स हैं वो क्या हैं। तो जो गोल्ड के रेट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सोने की कीमत में हो गया इजाफा, तो अगर आप बेचने जा रहे हैं तो दैट्स अ परफेक्ट टाइम। अच्छा, 1 तोला सोना 1600 रुपये महंगा होकर 3,59,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,371 रुपये इजाफे से 3,08,384 रुपये पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $16 महंगा होकर $3,372 हो गया, और 1 तोला चांदी 65 रुपये इजाफे के साथ 4,087 रुपये की हो गई है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको बताते हैं कि दाल माश जो है उसके प्राइस क्या हैं। तो दाल माश के जो प्राइस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि दाल माश जो है वो है 385 पर, फिर मूंग की दाल जो है वो 380 पे है, फिर उसके अलावा जो मसूर की दाल है वो 260 पे है, फिर उसके बाद जो दाल चना है वो 280 पर है, फिर उसके बाद जो काबली चना है वो भी 350 पर है। तो ये मैंने आपको प्राइस बताए वो जो दाल माश है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि जो एडमिशन्स हैं कराची के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एडमिशन्स ले रहे हैं, वही कमाल कर दिया। सबकी चॉइस यही है कि सबको कंप्यूटर्स लेनी है। वाह वाह, वैसे हमारे टाइम पर भी ऐसे ही था, मेरी चॉइस भी यही होती थी कि कंप्यूटर्स में जाया जाए। तो जी इस दफ़ा जो स्टैट्स आए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि सरकारी कॉलेजेस में ऑनलाइन दाखिले की जो मुद्दत है ख़त्म होने में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। तो भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, प्लीज़ गो एंड अप्लाई इन द कॉलेज, क्योंकि फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा और ये चंद घंटे रह गए हैं, तो प्लीज़ अप्लाई कर दें। अच्छा, ऑनलाइन दाखिले की डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, फिर ऑनलाइन दाखिले की तारीख में तोसी का भी अब कोई इम्कान नहीं है, और मजमूई तौर पर कराची के सरकारी कॉलेजेस जो हैं उसमें 85,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं। अब देखते हैं किस स्टूडेंट का कौन से कॉलेज में होता है। हैरत अंगेज़ तौर पर कंप्यूटर साइंस के शोबे में दाखिले का रुझान ज़्यादा है। दिखा, आई टोल्ड यू कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्यूटर्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट से मिलवाया था। गुंजाइश से ज़्यादा कंप्यूटर साइंस की फील्ड में दाखिला लेने के लिए दरख्वास्त मौसूल हुई है। अब तक कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें तकरीबन 27,104 से ज़ायद जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने दरख्वास्त दी है। अच्छा, पिछले साल तकरीबन 19,000 स्टूडेंट्स जो थे उनको कंप्यूटर साइंस में दाखिला दिया गया था। कराची में जो है सुबह की शिफ्ट में 65 सरकारी कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस का शोबा जो है वो मैसर यानी एक्टिव है। इसके अलावा इवनिंग के सरकारी कॉलेजेस में कंप्यूटर की फील्ड में 4 शोबे जो हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस के लिए 27,104 तलबा के लिए 154 कॉलेजेस में से सिर्फ 69 कॉलेजेस जो हैं वो काफ़ी नाकाफ़ी हैं। अच्छा, ये बात तो वैसे ठीक कह रहे हैं, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग के लिए भी 9,980 से ज़्यादा उम्मीदवारों की दरखास्तें मौसूल हुई, प्री मेडिकल के लिए भी 19,000 के करीब कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, कॉमर्स के लिए भी 17,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की जो दरखास्तें हैं वो मौसूल हुई हैं। तो ये जनाब सारी सूरत हाल है जो हमने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, अब कुछ आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जिक्र करते हैं, आपके साथ में बात करते हैं कि ये जो डेमनेशिया की बीमारी है इसके हवाले से रिसर्च की जाती है और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की जाती है। हम भी बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं आपके साथ में, आपको बता रहे होते हैं कि भाई किस तरीके से ये डेमनेशिया जो है वो आम हो रहा है और किन लोगों में होता है, लेकिन अभी तक कोई हतमी तौर पर रिसर्च हो नहीं पा रही है और लोग इस हवाले से रिसर्च ही कर रहे हैं। ताहम अब एक और जो ये रिसर्च है ये सामने आई है और इस रिसर्च में यही कहा जा रहा है कि ये अब जो डेमनेशिया होता है ये छींकने की वजह से भी होता है, और इसके क्या कॉजेज़ हैं, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये मैं आपके साथ में थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि 2 आम इन्फेक्शंस भी डेमनेशिया लाहक होने में किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 अहम इन्फेक्शंस हैं, अभी थोड़ा सा बताते हैं आपको ये कौन से अहम इन्फेक्शंस हैं। दिमागी और जहनी कमज़ोरी की बीमारी की वजह से याददाश्त और दिमागी अफ़ाल मुतासर होते हैं। अच्छा, अब जिन माहिरीन ने इस पर तहकीकात की है ना, वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं
कि कई अवामिल ऐसे हैं जो गैर मामूली तौर पर एमाइलॉइड और टाउ नामी प्रोटीन्स के जमा होने का सबब बनते हैं, जो डेमनीशिया की अलामात हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि जो सॉर्स कोविड-2 वो वायरस है जो कि कोविड-19 का सबब बना था। तो तकरीबन ये बीमारी जो है वो 20 साल की उम्र से लेके 50% लोगों को मुतासिर करती है, जबकि जो 65 साल की उम्र तक ये तादाद जो है वो 75% तक पहुंच जाती है। तो सुपर ड्रिक के मुताबिक ये छींकने और खांसने की वजह से भी होती है। अच्छा, अब ये साइंसदानों ने इस हवाले से ये तहकीक की है, और इस हवाले से जो तहकीक है इसमें ये कुछ बताया गया है कि भाई अब ये अहम बात है कि हमारे सूंघने की हिस्स के ज़रिए भी ऐसा हो सकता है। तो ये एक जो रिसर्च है जो सामने आई है, ये बड़ी हैरानकुन रिसर्च है, और इसके ऊपर ये कोई हतमी रिसर्चेस नहीं होती हैं। डेफिनेटली जब कोई भी साइंसदान, जब कोई भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा होता है तो मज़ीद जैसे जैसे रिसर्च होती है, मज़ीद तहकीक से बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो देखें कि कोविड-19 के बाद ये जो 2 मज़ीद नए इन्फेक्शंस जो हैं वो हमें समझ में आए, साइंसदानों को समझ में आए, वो यही है कि जब भी कोई शख्स छींके या खांसे तो आपने उससे थोड़ा सा दूर रहना है, बल्कि छींकने वाले को भी सोचना चाहिए और खांसने वाले को भी सोचना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के बाद ना बहुत सारा जो सिनेरियो है वो हो गया है बहुत ज़्यादा चेंज। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज जो हियरिंग है, कोर्ट्स की हियरिंग्स हैं, अहम हियरिंग्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जो जस्टिस सिस्टम है वो कैसा है और किस तरीके से जो आगे बढ़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियादों पर जो है काफ़ी हेयरिंग्स हो रही होती हैं। तो आज भी कोर्ट में जो है वो 2 समातें, अहम केसेस की समातें हैं। इनमें जो है आइनी और रेगुलर बेंचेस के रूबरू मुख्तलिफ केसेस की समात होगी। अच्छा जी, ये मुख्तलिफ केसेस कौन से हैं? लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात, दरख्वास्त ज़मानत पर समात होगी, सिन टैक्स और सेल टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समात होगी। दरख्वास्तों पर समात जो है जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। अच्छा, इसके अलावा दरख्वास्त पर समात जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच भी करेंगे। मंशियात मुकदमात में जो मुलजमान हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर भी समात होगी। तो ये समातों का सिलसिला है और ये सारी वो हेयरिंग्स हैं जो आज होने जा रही हैं सिंध हाई कोर्ट में। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मज़ीद स्टोरीज़ आपके साथ में कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुश आमदीद। और आजिज़ भाई ने हमें ज्वाइन किया, हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं। अच्छा, कल से लेकर अब तक एक मसला जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस भी है और हल तलब भी है, और कराची हाइट्स के लिए जो है एक मसले की बात भी है। और मसले की बात ये है कि अभी जो नंबर प्लेट्स का मामला है इसमें जो है मज़ीद चीज़ें सामने आती जा रही हैं। अब जाली नंबर प्लेट्स भी सामने आ गई हैं, और इस बारे में बात करना चाहूँगी आजिज़ भाई से। आजिज़ भाई, अभी तक तो सिर्फ यही था कि इस मसले पे सियासत हो रही है, इस मसले पे जो है वो दीगर रिजर्वेशन लोगों के सामने आ रहे हैं, लेकिन अब आप देखें कि ये जाली नंबर प्लेट्स का भी मामला है। ज़रा थोड़ा सा लोगों को बताएं कि ये चल क्या रहा है एक्चुअल में। अच्छा, कल इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सूबाई वजीर मुकेश चावला की जी, जो एक्साइज के मिनिस्टर हैं। हाँ। अच्छा, उनसे हमारी एक अलग बात हुई सिटी 21 के लिए, एक उनके साथ अलग एक इंटरव्यू किया मैंने इसी मसले पे। नंबर प्लेट, देखिए नंबर प्लेट्स का मसला इतना पेचीदा नहीं है जितना पेचीदा बनाया गया है। शहरियों के लिए बहरहाल ये मुश्किल तो है, ख़ास तौर पे अगर मोटरसाइकिल वालों की बात करूँ तो 1800 रुपये बहरहाल उनको भरने पड़ रहे हैं। ये एक मसला है। इंसानी नौइयत को देखा जाए कि कराची में गुर्बत है, ख़ास तौर पे जो मोटरसाइकिल सवार है सब अमीर नहीं है, ज़्यादातर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग हैं। लेकिन जो आपने जो बात की ना, अब ये 1800 में ओरिजिनल नंबर प्लेट लेनी है। हाँ। उसमें जो चूँकि इसमें सिर्फ वो लोहे की पट्टी की बात नहीं है, इसमें एक फीचर रखा है, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा है। हाँ। इसमें एक चिप टाइप लगा दी गई है जो ओरिजिनल नंबर प्लेट है, और उसके बीच में कायदे आज़म का एक लोगो लगा हुआ है। उस लोगो में भी एक फ़ीचर रखा हुआ है, वो एक स्पेसिफिक स्टिकर है जो आमतौर पे मार्केट में नहीं बनता, इन्होंने खुद बनवाया है। सही, ठीक है। तो ये इसलिए कि मैंने पहले भी कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ इसको यूनिक नंबर प्लेट चाहिए, हाँ। कनेक्ट करना था। अच्छा, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, 2 नंबरी तो पाकिस्तानियों से ज़्यादा दुनिया भर में ये मशहूर है कि पाकिस्तानी से ज़्यादा 2 नंबरी कोई नहीं जानता। हाँ। ठग से लोगों ने वो अजरक की पट्टी लगा के जाली नंबर प्लेट बना के बाज़ार में ले आए। हाँ। अब वो जो सरकारी नंबर प्लेट है वो 1800 रुपये की है, यहाँ 700-800 रुपये में ये नंबर प्लेट दे रहे हैं। अब वो उसी शक्ल की है, लेकिन वो बज़ाहिर उस शक्ल की है, लेकिन वो ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल होती है ना, उसमें वो फीचर नहीं होंगे, वो खाली देखने में उस जैसा है।
उसकी जो लोहे की पट्टी है वो भी सादी सी है और उसमें सिर्फ शक्ल अजरक की लगा के मार्केट है। अच्छा, लोग समझ रहे हैं कि वो 1800 रुपये की है, चले ये 600-700 रुपये में मिल रही है, चले, लेकिन लोगों को हम यहाँ इस आपके प्रोग्राम के थ्रू अवेयर करेंगे कि वो जाली नंबर प्लेट आपका किसी काम का नहीं है। इसी नंबर प्लेट पे भी आप चालान होंगे। अच्छा, बेशक भले अजरक वाला नंबर प्लेट लगा हुआ, सवाल अजरक का नहीं है। सवाल इस फिनोमेना को समझने का है कि दो इसमें अहम बातें हैं। तो उस ये शहरियों के लिए सही। पहली बात यह है कि एक्साइज डिपार्टमेंट कह रहा है कि ऐसे लाखों मोटरसाइकिल्स हैं जो लोगों के अपने नाम पर नहीं हैं। सही। यानी एक बंदे ने एक से खरीदा, फिर उसने बेची, फिर उसने बेची। अब उसको हम रजिस्टर जो नई नंबर प्लेट दे रहे हैं ना, उसको सेम टाइम उसी बंदे के नाम से उस मोटरसाइकिल को रजिस्टर भी कर रहे हैं। सही। ठीक है, तो यानी वो ओरिजिनल उसका हो गया। ओरिजिनल वो मालिक भी बन गया। कल कोई चालान होगा, कल कोई चोरी होगी या कोई भी काम होगा तो वो उस ओरिजिनल मालिक के नाम पे होगा। तो ये जाली नंबर प्लेट से आपकी रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगी एक्साइज डिपार्टमेंट में, ज़ाहिर है। अच्छा, दूसरा कि इस नंबर प्लेट में जो फीचर रखे गए हैं वो सिर्फ उस सीसीटीवी कैमरा की स्कैनिंग के लिए रखे गए हैं। सही। ताकि कल कोई चोरी हो जाए आपकी मोटरसाइकिल या कोई क्राइम हो जाए या किसी क्रिमिनल की मोटरसाइकिल हो तो उसको स्कैन हो जाए और पता चले कि इस मोटरसाइकिल पे वारदात हुई है। अब इसमें एक क्रिमिनल माइंड है शहर में, देखिए ना, क्रिमिनल माइंड तो मौजूद है ना। एक क्रिमिनल माइंड है जिसने अजरक को इशू बनाकर कहा नहीं, हम नहीं करवाएंगे रजिस्ट्रेशन। उसको सियासी जमातों ने भी इशू बना लिया, शहर का चूंकि इशू तो है। मुकेश चावला कह रहे हैं कि एक तो वो कह रहे हैं कि 45-47 लाख मोटरसाइकिलें कराची में नहीं है। कल मेरी जो बात हुई है वो कह रहे हैं कि ओवरऑल पूरे सिंध में 35 लाख मोटरसाइकिलें हैं। और वो कह रहे हैं कि अब तक 20 लाख लोगों ने अपने नंबर प्लेट्स ले लिए हैं। कल की बात है ये। उसमें 12 लाख जो है वो सिर्फ मोटरसाइकिल वाले हैं। यानी 12 लाख मोटरसाइकिल वालों ने ये नई नंबर प्लेट्स खरीद कर ली है, अपनी गाड़ियों पर लगा ली है। अच्छा, अब खुशखबरी ये है कि उन्होंने 14 अगस्त तक उसकी मुदत भी बढ़ा दी है। टाइम पीरियड जुलाई में ख़त्म हो गया था ना, इस वजह से चालान हो रहा था। अब ये टाइम पीरियड 14 अगस्त तक बढ़ा दी है। 14 अगस्त तक कोई मोटरसाइकिल चालान नहीं होगा। पुलिस को रोक दिया गया है कि 14 अगस्त तक अभी लोगों को छोड़ दें, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अब 14 अगस्त तक टाइम है, तकरीबन 1 महीना है। आज 15 तारीख को, तो 1 महीना अभी मिल गया लोगों को अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी रजिस्टर करवाने के लिए। वो कह रहे हैं कि इस तक हमारा टारगेट है कि 60-70% लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे 14 अगस्त तक, बकौल मुकेश कुमार चावला के जो मिनिस्टर हैं एक्साइज के। तो अब ये एक सूरत है इस नई नंबर प्लेट्स की। तो मेरा ये ख्याल है, लोगों को मेरा ये मशवरा है कि ओरिजिनल नंबर प्लेट लें। महकमा एक्साइज डिपार्टमेंट ने कोई 50 काउंटर्स बना लिए हैं। कल हमारे पास एक रिपोर्ट भी चली है, लोग बड़े इजी जाके अपना ले सकते हैं। ऑनलाइन भी कर दिया है, इतवार और हफ्ते के रोज़ भी जो है वो दफ्तर खुला हुआ है। ये सारी सहूलियात हैं। तो मेरा ख्याल है ये कड़वा घूंट समझ के ही हमें ये ओरिजिनल नंबर प्लेट लेना चाहिए, ताकि आगे जो आने वाले वक्त में मसाइल हैं उससे हम बच जाएंगे। आने वाले वक्त के मसाइल से हम बच जाएं। अच्छा, ये मुझे बताएं आजिज़ भाई कि ये अजरक वाली नंबर प्लेट्स का इतना शोर क्यों है, और ये कौन लोग हैं जो अजरक वाली नंबर प्लेट्स के ऊपर सियासत कर रहे हैं? कराची आम नौजवान हैं, कराची की जो आम आवाम है उसके जहन में तो कोई ऐसी बात नहीं आ रही कि हम अजरक वाली नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे। यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी किस्म की जो है वो आपको डिसरिस्पेक्ट नज़र आए या लोगों के हवाले से आपको कुछ ऐसी जो है वो बात नज़र आए। चलें इसके ऊपर करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, बात करें हम जाली नंबर प्लेट्स की, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं यही बात कर रही थी कि ये कौन लोग हैं जो अजरक के ऊपर सियासत कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं। क्योंकि आप किसी कराची के आम नौजवान से अगर बात करें तो आपको पता चलेगा कि वो इस बारे में इतना गौर भी नहीं कर रहे हैं। उनकी फ़िक्र ये है कि भाई हमें जाली नंबर प्लेट्स और ये तमाम तरह जो दीगर मामलात हैं नंबर प्लेट्स के, ये मसला सॉल्व करना है। ये अजरक वाली नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? मैं आपकी बात से 100% मुतफिक हूँ कि आम शहरियों को, आम लोगों को अजरक के नाम से कोई नफरत नहीं है।
लोगों का मसला सिर्फ ये था कि जी 1800 रुपये भरने पड़ रहे हैं, जो मैंने शुरू में बात एग्जैक्टली की। लोगों को ये फिक्र है कि मसला हमें था। हाँ पैसे दे के लेकिन जो नंबर प्लेट सियासी लेनी मुखालफत है, मैंने इस पे सोशल मीडिया पे लिखा भी है कि आप बेशक पीपल्स पार्टी की मुखालफत करें, अगर एमक्यूएम को करनी है, आप बेशक सियासी है, अगर जमात इस्लामी को करनी है, सही। आप बेशक पीपल्स पार्टी की मुखालफत करें, आपको सिंध हुकूमत पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप बेशक करें। हाँ। लेकिन एक सकाफती चीज़ को, जो कि एक अच्छी रवायत है, हाँ। सिंध की एक हज़ारा साल की एक तहजीब है अजरक, हाँ। उसको आप क्यों मुतनाज़ा बना रहे हैं? हाँ। मेरा यहाँ पर ये सवाल Exactly, है बिल्कुल। कि इस मसले को लेके अजरक को क्यों मुतनाज़ा बना रहे हैं? हाँ। अच्छा, चूंकि उनको पीपल्स पार्टी की मुखालफत करनी है, हाँ। सिंध गवर्नमेंट की मुखालफत करनी है, सही। लेकिन उसको फिर नस्ली और लसानी रंग भी देना है हाँ। कि जी ये सिंध की सकाफत ज़बरदस्ती मसलत की जा रही है। मुसलत कौन कर रहा है? सही। मुसलत कोई नहीं कर कोई रहा। नहीं। ये हुकूमत ने एक छोटा सा अपना, अच्छा ये फैसला भी आज का नहीं है, हाँ। 2022 में ये फैसला हुआ था, सही। और ये गाड़ियों में अजरक वाली नंबर प्लेट्स 2022 से लग रही हैं, को आज का मामला नहीं है। अच्छा। सही। ये पहली बात कि इसको समझना चाहिए कि आज के, ये तो 3 साल से अजरक वाली नंबर प्लेट्स लग रही हैं। हाँ। लेकिन आज ये मसला ऐसे खड़ा हुआ कि जब धड़ाधड़ मोटरसाइकिल सवारों के चालान ट्रैफिक पुलिस ने करना शुरू कर दिए, हाँ। तो शहर में एक इशू बन गया कि जी इतने हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल, तो क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को ये हिदायत दी गई थी सिंध हुकूमत की तरफ से कि भाई जो डेडलाइन दी गई थी अप्रैल में वो ख़त्म हो गई है, अगर लोग अब नई नंबर प्लेट नहीं लगा रहे हैं तो लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो उस वजह से धड़ाधड़ ट्रैफिक चालान होना शुरू हो गए। तो जब इतने तादाद में ट्रैफिक चालान, तो सोशल मीडिया में एक इशू बना। अच्छा, सोशल मीडिया के उस इशू को उठाकर सियासी जमातों ने अपनी दुकानदारी चमकाना शुरू कर दी। ये दुकानदारी चमकाना है, आप हुकूमत की मुखालफत के और बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। एक यूनिक चीज़ है अजरक, जिससे सिंध के हर तरह के लोग मोहब्बत करते हैं। लोग ओढ़ते भी हैं उसको, पहनते भी हैं लोग उसको, और उसकी मौजो दड़ों से एक तहजीब भी वाबस्ता है, और अजरक एक सकाफत की अलाम। पूरी दुनिया में इस वक्त अजरक को देखें, हमारे यहाँ पूरी दुनिया से सीएम हाउस में, गवर्नर हाउस में मेहमान आते हैं, Exactly, डिप्लोमेट्स हाँ। आते हैं, डिप्लोमेट्स पता नहीं आते हैं, कौन हाँ, कौन हाँ, मिनिस्टर्स आते हैं, इवन ईरान के जो साबिक सदर थे वो भी यहाँ पे आए थे, जो जांबक हो गए हादसे में। इन सबको यहाँ अजरक पहनाई जाती है। सही, जैसे बिल्कुल एक सुबह सिंध हाँ, के नहीं, बिल्कुल पूरे एक पाकिस्तान की एक मोहब्बतों की अलामत है अजरक। मोहब्बतों की अलामत है। सही उसको बात है। मुतनाज़ा क्यों, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। सही, बिल्कुल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और एक और टॉप स्टोरीज जो है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये जो आज मैं जिस इशू पे बात करने जा रही हूँ ना, अब ये कराची के वो मसाइल हैं जो कि डेली आपको सुनने को मिलते हैं, जो कि डेली आप इसके बारे में सुन रहे होते हैं कि आज बिजली नहीं, आज गैस नहीं, आज लोड शेडिंग के इश्यूज़ हैं, आज जो है वो ये प्रॉब्लम है। आज भाई आप ज़रा ये बताएं कि अभी ये जो रिसेंट, अभी बिल्कुल ये ताज़ा तरीन खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि अभी जो कराची में गैस की जो लोड शेडिंग है वो इस तरह से जारी है, और जो एरियाज़ हैं, ये मवाज कोट है, लांडी, जहांगीराबाद, औरंगी कोरंगी समेत ये मुख्तलिफ इलाके जो है वो शिकार हैं इसका। क्या प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को किसी तरह भी सुकून नहीं है? अगर एलानिया लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो कम कर दिया जाए तो गैस, देखिए लोड शेडिंग से, ये तो आपने 2-3 इलाकों के नाम जी दिए। मेरे अपने एरिया में भी यही कौन प्रॉब्लम सा है। इलाका है जो लोड शेडिंग से गैस की लोड शेडिंग से मुतासर सही, नहीं है? हाँ। रात को 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे से पहले गैस चली जाती है। सही। पूरी रात नहीं होती, पूरे शहर का ये आलम है। सही। सुबह में फिर गैस आती है 2-4 घंटे के लिए। मैटर ऑफ फैक्ट इज कि ये आजिज़ भाई, ये मैटर कौन सॉल्व करेगा? ये क्या कब तक चलेगा इस तरह का मसला? मतलब वो लोग जो कि खुद रेंट पे रहते हैं, वो कब तक ये जो एलपीजी के सिलेंडर हैं या जो दीगर चीज़ें जिस तरीके से बेचारे मैनेज करते हैं वो मैनेज करेंगे? फिर क्या होता है कि जो लोग हैं वो फिर गैस चोरी की तरफ जाते हैं, यानी फिर उनके घरों में आप देखें जो कंप्रेसर लगे होते हैं या दीगर चीज़ें लगी होती हैं, फिर वो उस तरीके से भी फिर गैस चोरी हो रही होती है। और एक भयानक, हाँ। ये जो मीटर लगा के लोग गैस चोरी करते हैं, हाँ। ये एक और भयानक सूरत हाल है। ये पूरा एक बम है। ये आप समझें कि हम अपने घर में एक बम रख रहे हैं। आर्जी तौर पे तो हमें रिलीफ मिल रहा है कि हम लाइन से गैस को मिल रही है, यस, हाँ। लेकिन ये जिस वक्त भी फटा ना, हाँ। पूरा घर तबाह हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरह के 1-2 वाकयात पहले हुए भी हैं। 2-2, हाँ। 3-3 लोग इनकी वजह से जान बहक हुए हैं। तो लोग खुदारा गैस आ रही है नहीं आ रही है, ये जो अपने घर में बम फिट करने वाला सिलसिला है,
इसको तो इसको रोका जाए। बिल्कुल ये हम अब सिटी 10 के प्लेटफॉर्म से आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि चंद पैसे बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालें। ऐसे कई सारे लोग हैं, जैसे मेरी बात होती है, जो कहते हैं अच्छा गैस नहीं आती, चलें जी आप वो क्यों नहीं लगा लेते, मीटर ये लगा, हाँ मीटर लगा, हमें भी लोग बोलते हैं। ये अरे कैसे कर लें, मतलब आप चाहे, बात ये है कि किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इन दी एंड जब आप किसी भी चीज़ के लिए कोई भी शॉर्टकट इख्तियार करते हैं तो बाद में घूम के आपको उसी लॉन्ग टर्म से वापस आना पड़ता है, उतना ही लॉस उठाना पड़ता है। पता नहीं आजिज़ भाई, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, वो अपनी जानों से खेल रहे हैं। ये तो खुदारा इस गैस मीटर से जितना भी बचा जाए, देखिए हाँ। हम कोई सुई गैस के नुमाइंदे नहीं हैं जी लेकिन, और हम ये इस बात पे मैं आपसे एग्री हूँ कि गैस का मसला इस शहर में बहुत बड़ा गंभीर मसला है। सही। और अब तो ये कई सालों से रवायत बन गई है कि रात को गैस होती ही नहीं है। रात को गैस होती नहीं है, ये लोगों तो क्या, रवायत, ये हाँ तो मतलब तय कर दिया है कि गैस सिर्फ सुबह को मिलेगी, दिन के औकात में पता नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे टाइमिंग्स हैं, सुबह में 8 से 10 कुछ गैस जी के हाँ। टाइमिंग्स हैं, रात में पता नहीं मगरिब के बाद के कुछ इस तरह बस से 9 गैस के बजे के टाइमिंग्स बाद हैं। बंद हो जाती है। हाँ। रात में गैस होती नहीं है। देखिए इस मुल्क में अजीब किस्म के बहरान है, बिजली का बहरान, गैस का बहरान, पानी का बहरान। जितने भी यूटिलिटीज़ हैं या जो हमारे ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें लाजमी हैं वो सभी शॉर्टफॉल में चल रही हैं। सब शॉर्टफॉल में चल बिजली- रही है, सही। बिजली आप देखें, अभी इस वक्त इस मौसम में, गर्मी जी। के मौसम में, कहीं किसी इलाके में 18 घंटे की लोड शेडिंग है, किसी इलाके में 14 घंटे की लोड शेडिंग है, किसी इलाके में 10 घंटे की लोड शेडिंग है, और मिनिमम जी कम से कम भी 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है। मतलब मिनिमम मैं वो कह रहा हूँ, मसलन जहाँ मैं रहता जी। हूँ अपार्टमेंट में, हमारे अपार्टमेंट में लोग 100% बिल देते हैं। सही कह रहे हैं। 99 भी नहीं कह रहा हूँ, 100% बिल यानी देते हैं, अगर ज़ाहिर है, हाँ, 300 सभी- घर हाँ, हैं, हाँ। 300 फ्लैट्स हैं, तो 300 के लोग बिल देते हैं। 300 के 300 उसके लोग बिल बावजूद वहाँ 5-5 घंटे की लोड शेडिंग है बिजली की, बिजली 5-5 की। घंटे। हाँ। गैस का तो यही एक जैसा यूनानिमस सूरत हाल है कि हर जगह पे रात को गैस नहीं होती। गैस नहीं अच्छा, होती। गैस का भी बिल 100%, आप गैस का भी बिल भरते हैं, आप हाँ, पानी का भी पानी बिल का। भरते हैं, आप बिजली का गैस भी तो बिल। खैर आती नहीं है, लेकिन फिर भी उसका बिल भरते हैं। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप यकीन करें आजिज़ भाई, ये बड़ा एक आम परसेप्शन बन चुका है अब लोगों में कि आप किसी को कहते हैं ना हमारे यहाँ गैस नहीं आती, तो वो आपको नॉर्मली ये सजेस्ट कर देंगे मीटर लगा लें, हमारे यहाँ तो आ रही। मसला सारा ये है कि ये आपकी जान के लिए नुकसानदेह है। दूसरी बात ये है कि अब ये माइंड मेकअप कर रहे हैं लोगों का कि जो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो तामीराती प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो कहते हैं जी वहाँ पर तो हमें गैस की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे सिस्टम ही अब जो है ना कि ये एलपीजी का सिस्टम है। ये भी आजिज़ भाई एक रियलिटी है कि जो नए जदीद किस्म के जो है वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उसमें गैस का वो लाइन ही नहीं दे रहे गैस का नए कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं ना, गुज़िश्ता कई सालों से हाँ गैस के नए कनेक्शंस पर पाबंदी लगी हुई हाँ। है कई सालों से। जी तो लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि गैर कानूनी तरीक़ों से लोग कनेक्शंस लगवा भी लेते हैं, हाँ पाबंदी के बावजूद भी। सही कई इलाकों में, कच्ची आबादियों में आप जाकर देखें, चोरी की, देखें वही सुई सदरन गैस कंपनी के लोग होते हैं हाँ। जो चोरी की लाइनें लगा के लोगों को देते हैं। एक देते जगह से हैं। लाइन गुजर रही है ना, हाँ। वहाँ से निकाल के 100 घरों को उन्होंने करके दे दिया, हाँ किसी को पता ही नहीं है। हाँ तो वो बोलेंगे कि ये तो ये पहले से ही लगा हुआ पहले था, से ही हमने था, थोड़ी देर। सही सही तो सही बड़े प्रोजेक्ट्स में तो जो आप बता रही हैं ये सूरत हाल है कि उनको मंजूर होके नहीं मिल रही नहीं गैस। मिल रही। हाँ लेकिन वही सुई सदरन गैस कंपनी के लोग चोरी में लोगों को लाइनें लगा के भी दे रहे हैं। और गैस इस ही नहीं आ मुल्क रही में- तो गैस का बिल क्यों आता है? मैं तो हैरान इस बात पर हूँ कि गैस नहीं आती लेकिन गैस का बिल आ रहा है। चलें इस पे करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। हुमैरा कत्ल केस के हवाले से बात कर लेते हैं या हुमैरा वाक़े के हवाले से बात कर लेते हैं। दोनों ही चीज़ों में कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आता कि ये हादसा हुआ, वाक़या हुआ, कोई टारगेटेड कत्ल था, कुछ था, क्या था, कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन अब बस इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और इस इन्वेस्टिगेशंस के साथ कई स्पेकुलेशंस भी चल रही हैं। और ये जो स्पेकुलेशंस है ना, ये बड़ी तकलीफदेह हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इसके ऊपर अभी जो करंट इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। आजिज़ भाई अभी क्या इनसाइड स्टोरी है? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अभी कहाँ तक जो हाल पहुंची? ही में बताया है उसके जो फ़ोन, 2 फ़ोन हाँ। अनलॉक हुए हैं, तो उसमें आखिरी उसके मैसेजेस मंजर आम पे आए हैं। अच्छा वो कोई 5 लोगों को उन्होंने या 6 लोगों को उन्होंने मैसेजेस किए थे, सही। जिसमें उसने बताया कि वो कसम पुर्सी की हालत में है, उसको पैसों की ज़रूरत है। अच्छा लेकिन वो जो भी 5-6 मैसेजेस थे जी उसमें किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया उसको। ओके। अब वो सही। कौन लोग थे हम नहीं जानते। हाँ। नाम तो आए हैं, कोई जी, जी। मोहसिन है, इमरान है, 5 नाम है,
जो पुलिस अच्छा, ने हाँ डिक्लेयर किए हैं, लोगों के नाम आ गए मार्केट में, अच्छा अच्छा लेकिन वो लोग कौन है, वो ऐसे कोई नॉन लोग तो, और अच्छा, भाई को भी सही, जो यानी जिन जिन 5-6 लोगों को मैसेज किए उसमें भाई भी शामिल था। भाई भी शामिल, तो भाई समेत किसी ने उसको रिप्लाई नहीं किया। सही, तो ये एक अलमनाक पहलू है सही, कि ऐसी अदाकारा या एक ऐसी शख्सियत जो बहरहाल एक नामवर शख्सियत थी, शोबिज़ इंडस्ट्री की एक सही, फेमस नाम हाँ, थी, और फिर आखिर में उसकी सूरत हाल ये थी कि आखिरी दिनों में उसने मैसेजेस किए, कोई उसको रिप्लाई नहीं कर कोई रहा, रिप्लाई पैसे नहीं। मांग रही है, कोई पैसे देने के लिए अच्छा, तैयार नहीं। वैसे तो यूजुअली हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि चलिए जी दोस्त या मीडिया फ्रेटर्निटी जो है, चलिए जी वो किसी हद तक सेल्फिश हो सकती है या किसी हद तक वो अपने काम से काम रखते हैं, उन्होंने ख्याल नहीं किया, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग उनकी जो फैमिली है उनके हवाले से बात कर रहे हैं। आजिज़ भाई, एक इंसान दुनिया से चला गया और एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके बारे में लोगों को बहुत टाइम बाद पता चला, क्या सच था क्या नहीं था, क्या कुछ था, लोग इतनी ज़्यादा इस बारे में बातें कर रहे हैं कि अब ये ना उनकी फैमिली के लिए भी थोड़ा तकलीफ दे हो रहा है या दीगर लोगों के लिए भी तकलीफ दे हो रहा है। मतलब अगर किसी के ऊपर शक जा रहा है या किसी के ऊपर इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के थ्रू भी कोई बात हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग इस हवाले से स्पेकुलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं? इन दी एंड यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी कर लें, जो फैमिली होती है ना वो फैमिली ही होती है। लोगों ने कितना भी क्रिटिसाइज़ किया, गई आई उनकी फैमिली ही लेकर गई। लोगों ने कितनी भी बात की, जो भी मामला थे उनकी फैमिली के थ्रू ही गए। कभी उनके फादर को जो है वो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कभी उनके भाई को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जब तक कोई आपके पास हतमी इन्वेस्टिगेशन नहीं आ जाती या हतमी प्रॉपर तौर पर आप किसी भी चीज़ के ऊपर मतलब स्टे नहीं करते कि जी वो कत्ल हो गया उनका, वो वाक़या था, किसी ने प्लान किया था, वो खुद से गिर गई, हुआ क्या था, तो कैसे किसी के ऊपर आप इतना बात कर सकते हैं? ये क्या सोसाइटी का अलमिया है? मेरा ख्याल है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए। हाँ, सबसे पहले इसका अहम जो पहलू है वो यही है सही, कि इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सही, और सही और बिल्कुल जानिबदाराना, बिल्कुल ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन हो हाँ, जिससे पता चल सके कि इसकी मौत कैसे वाक़ई हुई। कैसे ये वाक़ई अहम पहलू है ना। सही, जब ये क्लियर हो जाएगा कि आया मौत खुदरू बुनियादों पे हुई, आया हाँ, मौत जो है कि ज़ख्म लगने से हुई, हाँ, आया मौत जो है ऐसी हुई कि खुदकुशी भी नहीं है सही, या किसी ने कत्ल भी कत्ल नहीं भी, किया, हाँ, हाँ, तो फिर तो ये बात क्लियर हो जाएगी। हुँ, रही बात जो आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है वालिदैन पे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। अच्छा, सही, दूसरी बात कि हम क्या कोई जज हैं क्या? हाँ, वही ना, बिल्कुल सही, हमको बहुत जज अच्छी नहीं बात बनना कही। चाहिए। हाँ, हम मतलब यहाँ तो सोशल मीडिया की वजह से लोग जज बन गए। जज बन गए। लोगों ने फैमिली को भी कुछ करार दे दिया, लोगों ने वो कोई डॉक्टर है हाँ, मीर प्रकाश का जिसने हाँ, अभी FIA में केस हाँ, किया है, उसको भी कसूरवार करार हाँ, दे दिया, लोगों ने किसी और को भी कसूरवार करार दिया। हमें हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ, मेरा ख्याल है। बहरहाल ये बिल्कुल, एक अलमनाक और बिल्कुल, लेट द अफसोसनाक पहलू इन्वेस्टिगेशन है। डन। और बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई हमारे शो पर है। चलिए जी, शो में यह वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का, वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात करते हैं कि आजकल जो ये सिनेरियो है डेंगू का, मलेरिया का और ये जो बुखार है, और जिस तरह से हम देखते हैं ना कि बारिश हुई है, बारिश के फ़ौरन बाद से जो है वो आप देखते हैं कि मच्छर, मक्खी और ये सारी सूरत हाल होती है, क्योस होता है। मतलब आप घर में स्प्रे कर लें, आप कितनी भी एहतियाती तदाबीर कर लें, आप जो है वो अपना किचन नीट एंड क्लीन रखें, आप अपने वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन रखें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई एक आधा ऐसा मच्छर होता है, डेंगू मच्छर होता है या कोई ना कोई इस तरह की मच्छर आ जाता है कि वो आपको जब काटता है या आप उससे इफ़ेक्ट होते हैं तो फिर आप जो है वो डेंगू का शिकार हो जाते हैं, मलेरिया का शिकार हो जाते हैं। हाउ टू अवॉइड इट, कि आप किस तरह से बच सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल मेमन साहब, जो कि प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक के, चेयरमैन हैं प्रोवेंशल एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी सिंध से, और उनके साथ हैं डॉक्टर मासूमा जाफरी जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर? अभी जिस तरीके से ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे कि ये डेंगू से कैसे बचा जाए और ये मलेरिया बुखार से जो है वो कैसे बचा जाए, क्या एहतियाती तदाबीर हों कि ये जो है वो पहली हम प्रिवेंशन की तरफ चले जाएं रैदर देन कि हम डेंगू लेके डॉक्टर के पास जाएं। देखिए, हिफाजती तदाबीर हर लिहाज से बहुत ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल खुसूसन यहाँ पे जी, और ये ज़रा हमारे माहौल में मुश्किल तरीन काम है। जी जी, इसलिए कि मच्छर पैदा और परवरिश जो पाते हैं हाँ, उनका माहौल ख़त्म करना पड़ेगा। सही, ठीक है, इसका मतलब पानी के पडल्स हैं,
कचरे के अंबार हैं, हाँ। और जो हमारे नेटिंग है और ह्यूमिडिटी एनवायरमेंटल है, वो सब मिलके मच्छरों को परवरिश में आसानियाँ पैदा होती हैं। हाँ। और फिर उसके कुछ टाइमिंग्स होते हैं जिसके ऊपर वो ज़रा बाइट करते हैं। और वो सही। डेंगू वाले जो मच्छर हैं वो सुबह सवेरे साफ पानी वाले जमा होते हैं। हाँ। मलेरिया वाले मच्छर शाम को मगरिब के करीब आते हैं। अब उससे हिफाजत कैसे की जाए? एक तो उनके परवान चढ़ने के रास्ते और जगह ख़त्म करें। दूसरी तरफ हम अपनी एहतियात बच्चे जो हैं या बड़े हैं, जो अगर वो शाम को बाहर निकलते हैं मगरिब के करीब या उसके थोड़ी देर बाद, आप देखो उस वक्त इनकी जलगार सबसे ज़्यादा होती है मच्छरों की। तो आप यू मस्ट बी फुल्ली कवर्ड। हम कहते हैं कि आप अपने आँख को ढांके रखें ताकि एक्सपोज एरिया जो है ना वो मिनिमम रहे। हम तो ये कहते हैं कि मगरिब के करीब जो है ना बच्चों को असर से मगरिब तक खेलने दो, मगरिब के करीब बुला लो प्रोटेक्टेड एरिया में। मगर जब वो बाहर हैं, लान में खेल रहे हैं या कहीं पे भी गए हुए हैं, तो अपने आप को मैक्सिमम कवर रखें। अपने घरों में नेटिंग रखें और उस नेटिंग के साथ अब अगर आपके पास अपना मस्किटो नेट्स वगैरह हैं, दैट विल बी योर प्रोटेक्शन। या फिर ये आजकल हम लोग टिकिया भी हैं, तेल भी जलाते हैं और स्प्रे भी करते हैं, मगर उनके अपने असरात कुछ बच्चों के ऊपर और बड़ों के ऊपर होते हैं। क्यों? कि ये केमिकल्स हैं जो मच्छरों को परेशान करते हैं या मारते हैं। तो क्या इंसान बचते रहेंगे कि उसी माहौल में वो स्प्रे हो या वो जो कि जिस तरह से कॉइल वगैरह जला रहे होते हैं, उससे खुद भी लोगों की भी अपनी तबीयत बहुत खराब हो रही होती है। जी। तो आजकल वो इलेक्ट्रिक रॉड की तरह इसको क्री भी कहते हैं। अच्छा। ब्लू कलर की रॉड जलती है तो उसको जलाते हैं, मच्छर को जला देंगे, मक्खी को जला देंगे। इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा, जहाँ पे एलर्जीज या सेंसिटिविटी का इशू है तो वहाँ पे वो भी इस्तेमाल किया जाए। और कई लोग वो लगाते हैं, प्रोटेक्टिव ऑयल लगाते हैं ताकि मच्छर वगैरह काटे ना। मगर छोटे बच्चों में ये कारण ज़रा दिक्कत आमेज हो जाता है क्योंकि उनके हाथ मुंह में चले जाते हैं। क्या भी कर लो, हाँ मुँह में चले जाते हैं। 3-4 महीने के आगे फिर हाथों के ऊपर लगा होगा तो वो मुंह में जाएगा। इसलिए ऐसे प्रोटेक्टिव ऑयल से क्या होता है कि मच्छर वगैरह और उनके काटने से बच जाते हैं। तो आप अगर मच्छर नहीं काटेगा तो आपके पास न मलेरिया आएगा न डेंगू आएगा। या और भी कई एक वायरसेस हैं जो इनके काटने से आपके जिस्म में। What are these, sir? दूसरे वायरसेस बहुत सारे नाम हैं, हाँ, मगर चूँकि वो इतने मेजर इश्यूज नहीं है तो उसको आप फिक्र ना करें। मलेरिया डेंगू की फिक्र करें क्योंकि वो काफ़ी हद तक परेशान कौन सी बात है। और मलेरिया के बेल्ट में हम आते हैं, साउथ ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान कोस्टल एरिया पूरी की पूरी में मलेरिया सबसे ज़्यादा है। अच्छा। जैसे जैसे आप नॉर्थ जाएंगे तो तकरीबन यूँ समझो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सिंध के बाद आपका मलेरिया बहुत कम हो जाएगा। अब मानसून सीजन में जब पानी जगह जगह है जी, जगह जगह रुकता है। हमारा जो नया रोड भी बनता है उसके ऊपर भी पानी रुकता है। तो पुराने की तो बात ही कुछ और है। सही। और फिर हमारे पास कचरे का कोई माहौल नहीं है, साफ सफाई का, उसको डंपिंग डिस्पोजल का, वेस्ट डिस्पोजल कह रहे हैं। तो माशाल्लाह हम अपने लिए खुद ही ये मेहमान वो इनविटेशन दे रहे होते हैं मच्छरों को कि आ जाएं जी, हमारे कचरे का डब्बा जो है वो खुला हुआ है, प्लीज़ इस पे बैठें, फिर आके हमें काट लें। ये सूरत हाल है। बात ये है कि आपने सफाई रखनी है। मासूमा हमारे साथ है। मासूमा, कितना जो है वो मेजर पार्ट है क्लीनलीनेस, सफाई लोगों की ज़िंदगियों में थ्रू आउट दी ईयर 24/7 सफाई रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन कम से कम जब ये मानसून का सीज़न आता है और ये मच्छरों की बहुतात होती है, तो आप समझती हैं कि सफाई रखने से या चीज़ घर को साफ़ रखने से, क्लीन रखने से बेहतरी आ सकती है? ये मच्छर जो है वो किसी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं, घर से दूर रह सकते हैं। वैसे तो उन्होंने आना ही है घर में, लेकिन कुछ बेहतरी हो जाती है? देखिए, हम तो सुनते आ रहे हैं बचपन से कि सफाई निफ्स ईमान है, राइट? हाँ। अच्छा, ये मच्छर जो है बेसिकली जो डेंगू का मच्छर होता है, एडीज एजिप्टाइस का नाम है बेसिकली। तो ये फ्रेश वाटर पे, ठीक है, सफाई पसंद होता है ये मच्छर, ठीक है। तो फ्रेश स्टेगनेंट वाटर है ये उसमें ब्रीड करता है। हाँ, सही है। सही। सेकेंड थिंग, मलेरिया जो है वो गंद, गलाजत, इसके ऊपर ब्रीड करता है। सही। ठीक है। तो क्लीनलीनेस तो बहुत मेजर रूल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारा डंपिंग सिस्टम है ही नहीं। कचरा आप इसी तरह डिस्पोज किया हुआ, डिस्पोज ऑफ रोड्स पे, घर के बाहर। तो ये इन्हेंस करता है ब्रीडिंग इनकी, क्योंकि ट्रॉपिकल सीजन है, इसके अंदर इनकी ब्रीडिंग सीजन, इनका रेनी जो हम कहते हैं रेनी सीजन जो होता है,
तो इसी में ज़्यादा ब्रीड करता है ये दोनों मच्छर। ठीक है, इसके अलावा डेंगू, जैसे आपने फरमाया डेंगू और मलेरिया के अलावा भी दूसरे चिकनगुनिया एक जो चिकनगुनिया बिल्कुल हाँ सही, डिजीज़ हाँ, है जो कि हाँ, ये वेक्टर मच्छर ही होता है उसका, सेम मच्छर होता है जो डेंगू को फैलाता है, वही मच्छर चिकनगुनिया भी अच्छा, करवाता इसके है। बाद ये जो डेंगू मच्छर के केसेस निकलते हैं ना, मतलब ये जो डेंगू से कट करने वाले बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जी डेंगू के इतने पेशेंट रिपोर्ट हुए, इसके फ़ौरन बाद मासूमा ये भी रिपोर्ट होते हैं कि चिकनगुनिया हो गया। लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोग जो है उनको ये चिकनगुनिया हुआ था। बिल्कुल इसका ऐसे ही क्या रिलेशन, ये कोई सीजन होता है या ये एक अलग कोई ये सीजन disease होता है इनका, ट्रॉपिकल सीजन अच्छा। बेसिकली इन मच्छरों का ही होता है जो अच्छा, डेंगू अच्छा। का मच्छर होता है। हाँ। ट्रॉपिकल यानी रेनी जो सीजन्स होता है, रेनी वेदर होता है, ये इसके अंदर ब्रीड करता है। सही। ठीक है, एडीज एजिप्टाइस का नाम है। हाँ, आर्बोवायरस Egyptitis, right, बेसिकली एक हाँ। वायरस होता है जो हाँ। ये कॉज करता है ये डिजीजेस, राइट। सही। अब चिकनगुनिया में क्या होता है, वैसे वो मैनेजेबल डिजीज़ है, उसमें फीवर रन कर रहा होता है, ठीक है, हाँ। हाई ग्रेड फीवर होता है और सही। बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होता है। सही। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके अंदर, ठीक है। पैनाडॉल है एंड एंटीबायोटिक्स देते हैं उसके अंदर बुखार कम करने के लिए, और जो पेन किलर्स होती है दैट इज़ इट, सिम्टोमेटिक इसका होता है। लेकिन डेंगू का यह है कि वो सीवियरिटी की तरफ जा सकता है, उसकी स्टेजेस एडवांस्ड हो सकती है। सही। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पानी जो खड़ा हुआ है उसको आप साफ़ करवाएं, रोड्स पे है आप कॉल कीजिए, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं इनको बुलाइए, साफ़ करवाइए, लेकिन करता कोई नहीं है। हमारा मसला यही है। हाँ सही। असल में ये सारी चीज़ें ना अपने घर से शुरू करने जैसी बिल्कुल होती हैं ऐसे कि ही है। आप अपने घर से घर को साफ़ रखेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको यहाँ पर महसूस होगा कि भाई आप तकरीबन 30 to 40% जो है वो अपने आप को सेफ फील करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपने अपने लिए जो है वो इकदाम किए होते हैं, आपने सफाई रखी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप डस्टबिन अपना साफ़ रखें, वॉशरूम साफ़ रखें और घर में इस तरह की चीज़ें फेंक ना दें कि जिसके ऊपर मक्खी या मच्छर आए। तो आप खुद फील करेंगे कि आपको फील होगा कि मच्छर जो हैं वो कम तादाद में आपके घर पे आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर ये जानेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि अगर किसी को डेंगू हो जाए तो फिर उसको किस तरीके से इलाज कराना चाहिए। हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, बात हो रही है डेंगू से ट्रीटमेंट की, उसकी प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन के हवाले से तो हमने काफ़ी बात की है, कुछ उसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर किसी को डेंगू डायग्नोस हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, कुदरत ने हर बीमारी के ख़िलाफ़ डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है जी। और मोस्टली लकीली जो भी डेंगू के केसेस होते हैं वो एक्चुअली फीवर 2, 4, 5 दिन 7 दिन चलता है और उसके अलावा उसका साइड इफ़ेक्ट्स या प्रॉब्लम निस्बतन कम होते हैं, मगर होने को वॉमिटिंग, डायरिया, बॉडी एक, इवन छोटे बच्चों में तो आपको सीजर्स मिल जाएंगे, झटके आ गए। तो इन चीज़ों के लिए जो बेहतरीन ट्रीटमेंट है वो, जैसे ऑलरेडी अजय साहब ने बोला कि जिसके लिए फीवर मेडिसिन है, जिस्म के दर्द की मेडिसिन है, और वेरी गुड हाइड्रेशन। ओके। वेरी गुड हाइड्रेशन इज़ द की। अगर आप उनको हाइड्रेशन अच्छी रखेंगे, कोई भी पानी का सोर्स हो या लिक्विड सोर्स हो, दैट्स बेस्ट, उनको आप रखें। और ऐसी जगहों पे कम से कभी डायरिया हो गया तो फिर इसका और पानी चाहिए। बुखार होता है तो उसके बुखारात जो हैं वो वेपर्स जो हैं वो उड़ जाते हैं, तो आपका ये भी डिहाइड्रेशन के रीच बनती है। तो आपको रिलेटिवली हाइड्रेशन अच्छे। अगर आप पी नहीं सक रहे हैं, आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है, नौजिया हो रहा है, तो फिर आपको ड्रिप्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखते हैं। सही। और बेसिकली ये देखा जाता है कि ये ब्लड प्रेशर कैसे जा रहा है, पल्स प्रेशर कैसे जा रहा है। ये हो गया बुखार और हाइड्रेशन की कहानी। मगर उसके साथ जो दूसरे असर आते हैं वो प्लेटलेट काउंट के होते हैं। प्लेटलेट छोटे से खुलिए हैं, एक सफ़ेद खुलिए होते हैं, एक सुर्ख होते हैं, और एक ये प्लेटलेट, ये खून को मुंजमद करने में वो कांस्टेंट काम करते हैं। अगर इनका नंबर कम हो जाए, जो कि अमूमन इसमें होता है, तो फिर ऊजिंग शुरू हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, रैश आ सकती है। सही। और यहाँ पे प्रोस्टेशन शुरू हो जाती है। उसके असरात गुर्दे में भी आते हैं, जिगर पे भी आते हैं, दिमाग में भी आते हैं, सब चीज़ होती हैं, तो उनके नज़र रखी जाती है। मगर अब तजर्बा ये बताता है कि प्लेटलेट काउंट कितना भी नीचे चला जाए,
जब तक कि ब्लीडिंग वगैरह की वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हाँ। आप अपनी हाइड्रेशन और प्रेशर अच्छा रखें, उसके ऊपर नज़र रखें। नज़र अब रखें। प्लेटलेट्स की जो यूनिट्स दिए जी, जाते जी, हैं जी। ना, उनका देखा गया है कि ओवर यूज़ बहुत होता है अनफॉर्चुनेटली, मगर 20,000 से कम जब जाता है तो वो तरह ख़तरे की घंटी है। मगर 20 to 50,000 में आप नज़र रखें, हाइड्रेशन अच्छे रखें, मरीज़ को अपनी न्यूट्रिशन वगैरह के ऊपर रखें। बाकी उससे ऊपर जो है ना, वो ड्रिपें लगाना सिवाय अगर ज़रूरत नहीं है, खाम की प्लेटलेट कम है, आपने ड्रिपें शुरू कर दी, सही। दैट्स नॉट नेसेसरी अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। सही। मगर बात यह है कि उनके प्रेशर मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्लेटलेट काउंट अगर कम हो तो इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। जितनी परेशानी लोगों में अमूमन पाई जाती है और शायद क्रिएट भी की जाती हो। अच्छा, सही सही, ठीक। मासूमा, आप बताएं अब इसमें मज़ीद क्या ऐड ऑन करें कि किस तरह से बचा जा सकता है इस सिचुएशन से, मलेरिया से, डेंगू बुखार से, और अगर इन केस लोग इसमें मतलब किसी को डायग्नोस हो जाता है तो उसके लिए आप क्या मज़ीद जो है वो उसको सजेस्ट कर सकती हैं कि भाई वो किस तरीके से अपनी केयर करे, क्योंकि सफाई की ज़रूरत, प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो तब भी है जब आपको डेंगू हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सपोज एक बंदा है, उसको डेंगू हो गया, राइट। अब उसके नॉर्मली क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं 240 प्लस, ठीक है, या 140 प्लस, ये नॉर्मल रेंज है। हाँ, रेंज। डेंगू में क्या होता है, ड्रॉप होने लगते हैं, ठीक है। इनके 80,000 तक, 60,000 तक इट्स नॉर्मल, राइट। उसमें हम क्या रिकमेंड करते हैं कि होम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, एंटीबायोटिक यानी बुखार कम करने की दवाइयाँ, सही, पैनाडोल वगैरह हो गई, आप घर में ये लो, एवरी 6 आवर ली 2 टैबलेट्स, एवरी 6 आवर लिया, इस तरह लो, बुखार को मतलब होने नहीं देना। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि एक CBC रन आपने करवाना है एवरी 12 आवर्स। क्या देखना है उसमें, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, दैट इज प्लेटलेट काउंट देखना है कि वो कम तो नहीं हो रहा है, डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, 60 से नीचे तो नहीं आ रहा है, 40 से नीचे तो नहीं आ रहा है। इन केस अगर 20 से 25 से नीचे आता है तो दैट इज समथिंग कि आपको हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है। वहाँ पे बिल्कुल, वहाँ पे आप उसके लिए अलार्मिंग है कि नहीं आपको। उसमें बॉडी पे धब्बे वगैरह आने लगते हैं, ब्लीडिंग होने स्टार्ट, मतलब कॉम्प्लिकेशंस, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जो कि फिर घर पे मैनेज नहीं हो सकती। उसमें फिर जाके प्लेटलेट्स को इन्फ्यूज़ किया जाता है। ओके, सही। उसके ऊपर अगर 25 से ऊपर है तो उसमें सिर्फ हम देखते हैं CBC, अगर उसमें नहीं गिर रहे हैं तो अक्सर ऐसा होता है, मोस्ट 80% केसेस में होता है कि बढ़ने लग जाते हैं, रिकवर होने लगता है पेशेंट। एक कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि ड्रॉप करता रहता है, कंटिन्यूस ड्रॉप पे होता है, तो उसके लिए ख़ास ख्याल रखना चाहिए आपको। जो साइंस एंड सिम्टम्स हम लोग बताते हैं, पैच की ब्रूजेस बनने लगते हैं, ब्लीडिंग में, उसका ख्याल रखना चाहिए। विगरस लोग कॉमिंग करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए इसके अंदर। लोग IM इंजेक्शंस को हम अवॉइड करवाते हैं कि फ़िलहाल नहीं लगवाना, इन केस अगर ब्लीडिंग हो गई तो वो रुकती नहीं है। विगरस ब्रशिंग हो गई, हेयर ब्रशिंग हो गई, टूथ ब्रशिंग हो गई है, ये चीज़ मना करते हैं हम लोग। हाइड्रेशन जैसे डॉक्टर ने कहा बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें हाइपरटेंशन की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इम्यूनिटी आपकी इतनी वीक हुई हुई होती है ना, आप ब्रशिंग करते तो ये ना हो कि आपको वो प्लेटलेट्स सारे डिक्रीज हो रहे होते हैं, और प्लेटलेट्स का काम ये है कि ब्लीडिंग को रोकना, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग जो होती है उसको रोकना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग जिसे हम कहते हैं उसको रोकना, सही। तो प्लेटलेट्स का काम यही है, सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मासूमा हमारे शो पर आए और सर हमारे शो पर आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो बात करते हैं हम गायब दिमागी आम क्यों, ये मसला क्या है। ये हम सब का मसला है, मतलब कोई चीज़ रख कर कहीं पर भूल जाएंगे, या फिर अगर कोई काम कर रहे हैं और किसी ने कोई और काम कह दिया है तो वो भी जहन से निकल जाएगा। ये यूजुअली लोग कहते थे कि भाई लोगों की बड़ी उम्र होती है तो इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब तो सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आखिर है क्या? कोई शॉर्ट टेम्पर मेमोरी लॉस है, चले वो जो एक अलग टर्म है वो एक अलग बात है, लेकिन इतनी गायब दिमागी कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा। क्या वाकई हम फोकस नहीं करते, या काम में इंटरेस्ट नहीं लेते, या फिर वाकई हमारा जो दिमाग है अब सोशल मीडिया के इस दौर में इतना ज़्यादा जो है वो बिज़ी हो गया है कि हमारे जहनों में शायद कुछ और चीज़ें सवार रहती हैं, शायद हम इस वजह से गायब दिमाग रहते हैं। गायब दिमाग रहने की वजूहात क्या हैं,
इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बिस्मिल्लाह परवेज़, जो कि माइंड साइकोलॉजिस्ट है, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मजीद अली आबदी, जो कि सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, फॉर्मर हेड ऑफ साइकेट्रिक डिपार्टमेंट हमदर्द यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टीचर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर ये क्या वजह क्या है, क्यों ये सब हम सारे गायब दिमाग हो रहे हैं, क्यों नहीं दिमाग जगह पे रहता, क्यों चीज़ें भूल जाती हैं? देखिए, इस बात को समझने के लिए जैसे आपने इंट्रो हाँ। में भी थोड़ा सा बताया, एक ज़माने में ये कहा जाता था कि बुढ़ापे में अगर हाफजे की कमज़ोरी हो जाए तो ये आम सी बात आम मानी सी बात जाती है। इसका मतलब ये है कि बुढ़ापे से पहले अगर गायब दिमागी हो रही है या हाफजा कमज़ोर हो रहा है तो इसका मतलब है कम से कम बुढ़ापे की वजह नहीं है, यानी दिमाग की प्रॉब्लम या दिमाग की कोई बीमारी शायद नहीं है। सही। अब कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हमें समझना होगा। हमारे दिमाग की अल्लाह ताला ने एक कैपेसिटी दी है। मिसाल के तौर पे हमारी 200 चीज़ें हम याद कर लेंगे, हो सकता है आपकी कैपेसिटी 250 की हो, मेरी 200 की हो, इनकी 150 की हो, किसी और की शायद 300 की भी होगी। अब होता यह है कि एट ए टाइम अगर हम पर 300 से ज़्यादा 400 या 500 चीज़ों याद करने की जिम्मेदारी आ गई है तो हम उसमें से जो कम अहम चीज़ें हैं वो कई दफ़ा भूल जाते हैं। तो एक कॉमन वजह तो यह है। अच्छा, और उसमें जैसे आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया ना, अब वो ये रहा है कि हार्डली कोई इंसान ऐसा है जो सोशल मीडिया से एक्सपोज नहीं है, और सोशल मीडिया में हम विद इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो हमारी मेमोरी का एक बड़ा रूटीन का हिस्सा सोशल मीडिया के हवाले हो जाता है। तो हमारे जो रूटीन के काम है वो ज़रा पस से पुश्त चले जाते हैं। फिर उसमें एक दूसरी बड़ी वजह, यानी अगर हम 65 साल से कम उम्र हैं और हमारे यादाश्त के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो फिर हाफ़्ज़े की कमज़ोरी नहीं है। उसमें और क्या वजूहत हैं? उसमें कुछ विटामिन्स की भी कमी है, जिसमें B12 एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह का अब हमारा खाने पीने का रवैया हो गया है कि हमें बर्गर्स चाहिए, हमें पिज़्ज़ास चाहिए, हमें फ़ास्ट फूड चाहिए, और वो ग्रीन लीफी फूड से हम दूर हो गए हैं, तो हमारे रूटीन के जो विटामिन है वो कम हो गए। तो ब्रेन की वो परफॉर्मेंस की कितनी चीज़ों को याद रखना था वो भी सलाहियत थोड़ी कम हो गई है। तीसरा, फिर हम चूँकि सोशल मीडिया की वजह से हम बहुत फास्ट हो गए हैं, हमें बहुत कम वक्त में बहुत कुछ चीज़ें देखनी है, तो हमारा अपना फोकस टाइम और अटेंशन स्पैन हमने थोड़ा छोटा कर लिया है। उसकी वजह से हम चीज़ों को रिकग्नाइज करके रजिस्टर नहीं कर पाते हैं और यूँ एट अ टाइम रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला किसी चीज़ को रजिस्टर करना, समझना, उसको अपने दिमाग में महफूज करना, और तीसरा हिस्सा उसको याद करना। तो हम अपनी अटेंशन स्पान कम होने की वजह से उसको रजिस्टर्ड ही नहीं कर पा रहे होते हैं, और फिर बाद में ढूंढ रहे होते हैं कि वो चाबी कहाँ रखी थी, वो मोबाइल कहाँ रखा था। तो एक्चुअली अटेंशन, फोकस, विटामिन B12 और ज़रूरत से ज़्यादा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आधी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद सोशल मीडिया ले गया। शायद सोशल मीडिया जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले गया। और मुझे हतुल इम्कान ये लगता है कि सोशल मीडिया का हमारी ज़िंदगी के ऊपर जो इफ़ेक्ट है ना, वो इफ़ेक्ट इसके, आपने अगर कोई अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने कोई सोशल मीडिया पे कोई रील देखी है, या सोशल मीडिया की आपने कोई स्टोरी देखी है, या आपने कोई ऐसी वीडियो देखी है जिसमें किसी भी बात का XYZ किसी भी बात का जिक्र है, और उसके बाद आप किसी और से बात कर रहे हैं, समहाउ वो आपके दिमाग में चल रहा है। कहीं ना कहीं पूरा दिन जो कुछ भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं वो आपकी इस मेमोरी में कहीं ना कहीं है, और फिर अगर वैसा कोई इंसिडेंट होता है तो आपको उसको उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक और बड़ी गलती है। उसकी रीज़न ये होती है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलके जो है आपकी मेमोरी को जो है वो एक तरह का कंजस्टेड बना रही होती हैं, या लॉस आप होते हैं कि आपको पता नहीं चलता आप कौन सी चीज़ कहाँ रख के भूल गए। इसका क्या बेहतरीन हल है, क्या करें लोग कि वो कम से कम प्रेजेंट माइंड तो रहें? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह आपने इसको सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट किया है, सोशल मीडिया में तो आप देखें कि हमें इतनी रील्स की आदत हो गई है, हमारी ब्रेन इतनी ओवर स्टिमुलेटेड रहती है कि 3 सेकंड अगर हमें ना कोई एंगेज कर सके वीडियो तो हम आगे कर देते हैं। इसके सबसे बेहतरीन जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, इसको डिटॉक्स करें, ठीक है। सोशल मीडिया डिटॉक्स जो है वो एक अब ज़रूरत बन चुकी है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, जब आपका दिल करे आप करें। ये इसके अंदर ये होता है कि खाने के टाइम पे आप दिन के वो टाइम रख लें, खाने के टाइम जब सब बैठे हुए हों उस टाइम पे सब मोबाइल्स अपने जो हैं वो साइड पे रख दें। तो ये आपका जो आधे घंटे का डिटॉक्स होगा वो आप प्रेजेंट मोमेंट में लोगों से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और लिव करेंगे प्रेजेंट को। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि रात के टाइम
आपका ये होना चाहिए कि सोने से पहले कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा पहले, मैं तो 1 घंटा पहले कहती हूँ कि आपने अपना मोबाइल साइड पे रख देना है, बिल्कुल बंद करके। और सुबह उठने से पहले भी आपने यही करना है कि 1 घंटा आपने मे भी नेचर के साथ गुजारें, घर वालों के साथ गुजारें, लेकिन आप अपने मोबाइल को कहते हैं उसके साथ डिटॉक्स करें। सेकेंडली, अपनी डाइट के अंदर आप कुछ चीज़ें लेकर आ सकते हैं जिसके अंदर सर ने भी बताया, और B12 विटामिन B12 की होती है, आयरन की कमी से लोगों को हो रहा होता है, ठीक है। आपके जो है विटामिन D की कमी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि अपने मल्टीविटामिन्स लें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 1 टास्क एट अ टाइम। ओके, हम मल्टीटास्किंग्स में बहुत ज़्यादा घिरे होते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, उसको भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। आप अपने माइंड को स्टैंपिंग करें, वो कहते हैं टाइम स्टैंपिंग, इसको हम करवाते हैं। टाइम ब्लॉकिंग या टाइम स्टैंपिंग होती है कि इस टास्क को इतने टाइम में करना है और यही टास्क के ऊपर सारी एनर्जी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि ये स्टम्पिंग होनी चाहिए, यूजुअली क्या होता है कि लोग इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो गए हैं कि उनको लगता है कि अगर वो किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करके काम कर लें, यानी आपने मुझे कोई असाइनमेंट दिया तो मैं वो असाइनमेंट करने के बजाय मेरा दिमाग बाकी चीज़ों में चल रहा होगा, तो उसकी वजह से मैं अपना असाइनमेंट भी ठीक नहीं करूँगी। और ये जो टाइम टास्क होता है ना आपका, ये आपको फोकस कराने के लिए होता है। ये इसलिए होता है कि अगर किसी को आपने कहा है कि जी आप ये 2 कप धो के ले आए, तो वो जाए खामोशी से और वो जाके वो 2 कप अच्छे से धो के ले आए, उस दौरान उसका ब्रेन कोई और काम ना कर रहा हो, तो वो कप भी अच्छे से धोएगा, उसको जगह पर भी रखेगा और वो एक प्रॉपर अपना काम करके आएगा। उसके बाद सेकंड टास्क। लेकिन यूजुअली ये होता है कि आप देखें कि हम जब कोई और काम भी कर रहे होते तो हमारा दिमाग मुख्तलिफ चीज़ों में फंसा हुआ होता है, उसकी वजह से जो काम हम कर रहे होते हैं ना, वो काम भी हम नहीं कर पाते। और फिर आप देखें कि यूजुअली जितने भी दुनिया के कामयाब तरीन सक्सेसफुल लोग हैं, वो जो मैंने आपको याद होगा, हमने इससे पहले एक शो भी किया था डिजिटल डिटॉक्स पे, जिस तरह आपने कहा ना कि सोशल मीडिया डिटॉक्स होना चाहिए, हम इसके ऊपर शो कर चुके हैं। वो डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, उनको पता है कि किस चीज़ से उनको फ़ायदा होगा। अगर तो सोशल मीडिया से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप 3-3 सेकंड की रील 6 घंटे तक देखते रहें, लेकिन अगर आपको वही 6 घंटे कहीं और यूटिलाइज़ करने हैं तो लोग वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उससे आप अपने दिमाग की एक्स्ट्रा एनर्जी भी बचा सकते हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि दिमाग की एनर्जी को कैसे सेव किया जा सकता है? लोग होते हैं ना कि इतनी सारी चीज़ें ना करो, दिमाग पे असर पड़ेगा, ये ना करो, मतलब मुझे इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती, इस तरह से लोग बहुत सारे जो है वो कंप्लेनिंग होते हैं। हाउ टू सेव ब्रेन एनर्जीज एंड हाउ टू सेव मेमोरी एज वेल? देखिए, आज तक जितने ब्रेन्स लोगों के ऑटोप्सी के बाद रिसर्च की गई है कि जिसने अपने जहन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था, मोस्ट प्रोबेबली शायद आइंस्टाइन के मुतालिक कहा जाता है, लेकिन उनके जहन को भी देखा गया तो जो मिलियन और ट्रिलियंस खुलिए अल्लाह ताला ने दिए हैं, उनमें से शायद 1/4 भी वो इस्तेमाल नहीं कर सके थे। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ब्रेन दिया है, लेकिन जिस तरह से हर चीज़ की कोई तरतीब और तरकीब है, इसी तरह से ब्रेन को इस्तेमाल करने की भी एक तरकीब है। इंटरनेशनली अब ये बात बड़ी क्लियर है कि 24 घंटों में जो स्क्रीन टाइम है वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब हम स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं तो इसमें कंप्लीट मोबाइल, इसमें टीवी और लैपटॉप मिलाकर है, अनटिल अनलेस कि आप किसी ऐसी जॉब में शामिल हैं कि जहां पर आपको लैपटॉप पे बैठना पड़ता है या मोबाइल में काम करना पड़ता है। अगर ये आपकी नौकरी का हिस्सा नहीं है तो आपका स्क्रीन टाइम 24 घंटे में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? वजह यह है कि ये जो स्क्रीन टाइम है ये बहुत थोड़े वक्त में आपके बहुत सारे दिमाग के खलियों को एक साथ बिजी कर देता है, सही, जिसकी वजह से जो आपकी सलाहियतें, जो एबिलिटीज़ आपको अल्लाह ताला ने दी हैं, उसका इस्तेमाल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कम अहम काम आपकी ज़िंदगी में उस वक्त जब आप एक मोबाइल देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है या ये रील बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस वक्त आपको लगता है कि वो दूसरा काम जिसको छोड़ के आप मोबाइल देख रहे हैं वो कम अहम हो गया, जबकि एक्चुअली वो काम बहुत अहम हो रहा होता है। अगर आप खातून खाना है, घर में हांडी बना रही हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी अपनी ऑफिस की परफॉर्मेंस उससे रिलेटेड है, आपकी फ्यूचर की प्रमोशन उससे रिलेटेड है। और फिर होता है कि उस काम को कम अहम समझ के मौजूदा रील को या न्यूज़ को हम अहमियत दे के तो उस काम को पसे पुश डाल देते हैं। तो हमें ये बात को, प्रायोरिटी को जहन में रखना है कि जब आप जॉब कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो कम से कम अपने जहन को कम टास्क के साथ फोकस करें ताकि आपकी जो अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियतें दी है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके, मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। और सारी बात यही होती है कि जितना ज़्यादा आप अपना दिमाग यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो ब्रेन की एफिशिएंसी है ना वो अच्छी होगी। मतलब दिमाग पे, ये अलग बात है कि दिमाग पे जोर डालना या दिमाग पे स्ट्रेस जो है वो क्या होता है, लेकिन यहाँ काम की बात हो रही है। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं इतने सारे काम आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी को बेहतर करते हैं, तब आप
पैशन के साथ वो काम कर रहे हो, आपको लगता हो कि ये काम करने से जो है मुझे खुशी मिल रही है। चलिए जी, इस पर भी मज़ीद बात करेंगे कि किस तरीके से मैनेज करना चाहिए और आपकी जो मेमोरी है उसको आप किस तरह से बचा सकते हैं, आपका जो हाफजा है उसको कैसे तेज़ कर सकते हैं, इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हाफजा कैसे बेहतर करें, अपनी मेमोरी जो है उसको कैसे इंक्रीज़ करें, 10 काम है 10 के 10 याद कैसे रखें। सर भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ जो है वो बिस्मिल्लाह भी मौजूद है। बिस्मिल्लाह, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसके बारे में कंक्लूजन दें, बताएं कि भाई किस तरह से सेव किया जा सकता है बिल्कुल, इसके अपने अंदर मुझे दिमाग को, उसकी एफिशिएंसी को। मुझे यही एक चीज़ याद है जब आपने ये क्वेश्चन प्रपोज हाँ। किया कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है, जो चीज़ सामने नहीं होती वो हमारे जहन से भी निकल जाती है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका दिन, आप अगर डेली लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो आपके सारे टास्क, आपकी सारी रूटीन लिखी हुई हो आपके पास, ठीक है, और एक दिन पहले ही आप इसको प्रिपेयर करके रखें ताकि आप उलझ के नहीं रहें, मल्टीटास्किंग्स में अपने आप को उलझाएं मत। दूसरी मैं इसके अंदर ये देती हूँ कि जो आपका सुबह का टाइम होता है ना, हम उसको या तो सो के गुजार रहे होते हैं या फिर वही आप स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। वो एक ऐसा टाइम होता है जब आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। आप जो है अपने सारे इंपॉर्टेंट टास्क, इसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ पिछले पॉइंट से, कि जब आपने लिखे हुए होते हैं ना कि जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो दिन में उठने से फ़ौरन बाद आप करें, क्योंकि उस वक्त आप अटेंशन, फोकस और डिस्ट्रैक्शन के बगैर वो चीज़ कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आपका होना चाहिए कि मेजर टास्क हो गए, उसके बाद माइनर टास्क। बाय हम क्या करते हैं, उल्टा कर रहे होते हैं। सुबह का टाइम हम लोग ज़ाया कर देते हैं, बाय द वेरी एंड हम लोग कह रहे होते हैं अच्छा जी आज हम सोचते हैं कि हमने कामयाब कैसे होना है, जब हमारा रहा ही नहीं है, माइंड इतना सपोर्ट ही नहीं कर रहा। शाम हो गई है, मिड डे हो गया है, उस टाइम पर आपकी एनर्जीज डाउन है, अब आप सोच रहे हैं कि जी मैंने कोई क्रिएटिव काम करना है, तो उसमें आपको डबल मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आपके सर पे 10,000 और चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, कोई खाना खा रहा है तो आपने कहा जी ठीक है, ओके फाइन, मुझे भी क्रेविंग हो रही है। कोई मूवी देख रहा है तो आपने कहा ओके मुझे भी मूवी देखनी है। प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू फोकस योर माइंड। सबसे पहले ये प्रायोरिटीज़ की बात होती है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। आपके लिए प्रायोरिटी कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी तफरी है जिसको आप रोज़ाना करना चाहते हैं, या आपके लिए प्रायोरिटी आपकी वो कामयाबी है कि कामयाब होने के बाद आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं। क्योंकि सर दो तरह के लोग होते हैं ना, एक होता है गो विद द फ्लो, वो क्या कहते हैं अभी जो चीज़ें हो रही है ना कर लो कुछ नहीं होता, और एक वो लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि इन चीज़ों को सही एंजॉय करने का मज़ा जो है जब आएगा जब मैं कोई चीज़ अचीव कर लूँगा और उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम होगा, फिर आई कैन डू दिस, और फिर मुझे जो है वो परवानी होगी। तो 99% लोग जो है ना गो विद द फ्लो वाले ही होते हैं कि वो ये कहते हैं हम छोड़ो ये बाद में, ये इतनी कौन पता नहीं क्या कल क्या हो। ठीक तो कह रही हैं आप। जी होता ये है कि जब आप कोई भी चीज़ का प्लान करते हैं, हाँ। प्लान करके करते हैं तो उस टारगेट का ऑब्जेक्टिव के अचीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते होते हैं हैं। और बहुत अच्छे तरीके से होते हाँ। हैं। एक जो बहुत अहम बात है, जैसे आपने पूछा कि क्या फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर्स की वजह से हमारी याददाश्त ख़राब हो रही है उसमें एक फैक्टर ये है कि हमारा ब्रेन को भी रिफ़्रेश होना होता है। और हमारे ब्रेन का कुदरती रिफ़्रेशमेंट का तरीका है नींद पूरी होना। और ये एक बहुत अहम बात है कि जो लोग रात की नींद पूरी करते हैं उनके ब्रेन के तमाम हैप्पी हार्मोन्स रिफ़्रेश होते हैं। जो लोग रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, चाहे वो 10 घंटे सो जाएं, 12 घंटे सो जाएं, वो हैप्पी हार्मोन्स जिनको रात में रिफ़्रेश होना होता है वो दिन की नींद में रिफ़्रेश नहीं होते। इसलिए जो लोग दोपहर में सोते हैं या सुबह सोते हैं और दोपहर में उठते हैं, उनकी डे भर की जितनी भी परफॉर्मेंस है वो उस तरह की बेहतर नहीं हो सकती जो रात की नींद वालों से। तो एक तो नींद रात की करें, 6 से 8 घंटे नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। खुराक का आपकी बेहतर होनी चाहिए। स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम करें। मुझे 100% यकीन है कि अगर ये 2-3 काम आपने कर लिए ना, और फिर प्लान, जैसे आपने बताया कि आप कोई चीज़ भी काम करें तो प्लान करके करें, और फिर एक रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो वीकली बेसिस पे हो या डेली बेसिस पे, थोड़ा सा फिजिकल रिलैक्सेशन, चाहे वो वॉक की सूरत में हो, चाहे आप किसी करीबी किसी गार्डन में जाके थोड़ी देर बैठ जाएं, चाहे आप ठंडी हवा में, खुली हवा में जाके बैठें, ये एक रेगुलर बेसिस पे आपको होना चाहिए। ये एक और तरीका है जिसकी वजह से आपका ब्रेन फ्रेश होता है और आपकी ब्रेन के जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जो मेमोरी जिसका अहम तरीन हिस्सा है, वो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। अच्छा सर, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि एक ख़ास टाइम पर उनकी ख़ास मेमोरी होती है जो कि वो बिल्कुल वैनिश हो जाती है, वो भूल जाते हैं कि हमारे साथ हम 2-4 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले हम इस टाइम से गुजरे थे, ये सारा कुछ हुआ था। सडन वो मेमोरीज़ उनको वापस याद आना शुरू होती हैं और एक्यूरेट याद आना शुरू होती हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं?
देखिए ये एक हमारी ब्रेन का एक नेचुरल मैकेनिज्म है। अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन को इस तरह से बनाया है कि हाँ। जो हमारे लिए नेगेटिव चीज़ें हैं, जो हमारे लिए बुरी चीज़ें हैं या बुरी याददाश्त हैं, ब्रेन उसको हमारी एक्टिव मेमोरी से निकाल के क्वारंटीन मेमोरी में ले जाता है। Right. यानी जो क्वारंटीन मेमोरी होती है वो मेमोरी में तो पड़ी होती जी, है, जी। लेकिन उसको एक्टिव जस्ट नहीं लाइक होने- आपका आर्काइव में होती है आर्काइव कहीं। में होती हाँ, है, लेकिन उसको हाँ। एक्टिव नहीं होने देता। हाँ। लेकिन एट टाइम ऐसा होता है कि जब हमें सिमिलर किस्म का कोई एक्सपीरियंस नेगेटिव दोबारा होता है तो वो आर्काइव से दोबारा एक्टिव वो connect हो जाता वो है। कनेक्ट हो जाते हैं। सही। और फिर इंसान अपने चूँकि तजर्बात से सीखता है हाँ। तो उसको ये याद आता है कि एग्जैक्टली इस किस्म का एक तजर्बा वो भी हुआ था, और करंट तजर्बे का जो दुख होता है वो पुराने तजर्बे से मिला के और एग्जेजरेट हो जाता है। और exaggerate लेकिन जो बेहतर लोग होते हैं, जो ज़्यादा समझदार लोग होते हाँ। हैं, वो तजर्बात से सीख के पॉजिटिव की तरफ जाते हैं कि Positive मेरी की तरफ जाते हैं। पॉजिटिविटी मैंने क्या की थी। सही। देखिए यही तजर्बात हमारे लिए नेगेटिविटी भी हो सकते हैं और यही तजर्बात हमारे लिए पॉजिटिविटी भी हो सकते हैं कि पहले मुझसे ये गलती हुई थी तो मैं आइंदा ये वाली गलती ना दोहराऊं, और उस पर मैंने जो ऐसे रिएक्शन किया था तो उस रिएक्शन का नुकसान हुआ था, तो इस दफ़ा मैं सब्र से गुजारा करूं। सही। और इसीलिए जो सब्र है उसकी बड़ी अहमियत है, बहुत बिल्कुल अहमियत है सही सब्र कह रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं साथ के साथ ये भी पूछ लेती हूँ, ये जो लोग पेशेंस का मुजाहरा करते हैं, सब्र का मुजाहरा करते हैं, इसका दिमाग से कोई ताल्लुक है? दिमाग पे कोई असर पड़ता है? कोई दिमाग रिलैक्स होता है इससे? जी बिल्कुल। देखिए अल्लाह ताला ने ये जो सब्र का मादा रखा है ना, हाँ। आप हम में से हर इंसान वो है जिसने अपने किसी न किसी करीबी अजीज़ को, घर में फैमिली मेम्बर को कभी न कभी खोया है। हाँ। वालिदैन हैं, दादा जी, दादी, जी, भाई बिल्कुल, बहन, हाँ। अजीज़ रिश्तेदार। अगर ये सब्र का मादा हमें ना होता तो वो दुख से ही हम ना निकलते और दोबारा ज़िंदगी की तरफ ना आते। नहीं तो ये एक एडेप्टेबिलिटी हमारे ब्रेन में बहुत ज़बरदस्त है। हाँ। जिनकी सब्र की एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है उनकी ज़िंदगी में दुखों का मदावा जल्दी होता है, अच्छा होता है, और उनकी लर्निंग कैपेसिटी भी बेहतर होती है। सही। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, आप बताएं कि अब हमने सर ने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर किए हैं। थोड़ी सी बात हम इस बात पे भी कर लेते हैं कि घर में जो ख़वातीन मौजूद हैं, वो यूजुअली मेरी अम्मी के साथ ये होता है, अच्छा मैंने नमक डाला था या नहीं डाला था, मैं भूल गई। चलें तो हम उनको कहते हैं, हम एज फैक्टर से हम जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी यंग ख़वातीन भी होती हैं जो कि जिनको नहीं याद रहता कि मैं कुकिंग करी थी तो मैंने इसमें क्या कुछ डाला है या नहीं डाला है, ओहो पता नहीं मैंने डाला था या नहीं। ये कौन सी स्टेट ऑफ माइंड होती है? अच्छा, इसको कहते हैं मेंटल क्लटर। बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना, हाँ। जब ज़्यादा शदीद किस्म का स्ट्रेस के आप शिकार हो या मेंटल क्लटर के शिकार हो, हाँ। तो ये अक्सर आप देखते हैं कि हमारा हो जाता है इस तरह की सही। चीज़ें। एक और इसके अंदर करना चाहती हूँ, ये हमारा कोपिंग मैकेनिज़्म भी होता है कि हम जो है वो जिस अगर सिचुएशन में, इसको भी होता है करना ज़रूरी है डिस्कस, कि किसी सिचुएशन हमारे लिए ऐसी है कि हम नहीं उसमें पसंद कर बैठना या फिर हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो हमारा एक कोपिंग मैकेनिज्म हम लोग ऑप्ट करते हाँ। हैं। उसमें ये होता है कि हम डे ड्रीमिंग में भी चले जाते हैं। डे ड्रीमिंग में भी चले जाते हैं। व्हाट इज दैट? व्हाट इज़ दैट? हाँ। आपका ये होता है कि जो भी आपको चीज़ अगर नहीं पसंद आ रही होती, उससे एक किस्म का आपने डिसकनेक्ट करना होता है। तो हाँ। आप जो है वो मे बी पुरानी किसी बात को सोच हाँ, रहे होते हाँ। हैं, या फिर आप ये है कि कोई ख्यालों में ही कोई नई चीज़ नई बना चीज़ रहे बना रहे होते होते हैं। तो डे ड्रीमिंग एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है जो सब अच्छा। करते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है कि अगर वो कहे आपको कि मैं हाँ। डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ तो इसमें हम कहते हैं यार ये तो कोई एबनॉर्मल चीज़ है। इट्स अ Abnormality। वेरी नॉर्मल स्टेट। हाँ। हाँ, ये होता है कि अनप्लेजेंट आप इन्वायरमेंट को एग्जिट करना चाहते हो, किसी चीज़ को एग्जिट करना चाहते हो, तब आप ये कोपिंग। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। हाँ। और किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना, Excess of everything और वो is bad। अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्शियसली एक आ रहा होता है कि मैंने करना ही है एग्जिट और डे ड्रीमिंग करनी है। अनकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं। द मोमेंट आपको लगे कि ऐसा, क्योंकि लोग इर्द गिर्द के भी बताना शुरू कर देते हैं, यार तुम खोए खोए रहने लग गए हाँ, हो, क्या हाँ। सोच रहे थे, क्या किस तरह सोच होते रहे थे, हैं। तो सही। आपकी अवेयरनेस में आए तो फिर वही चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं वो हम करके अपने आप को दोबारा पैटर्न्स में लेकर आ सकते हैं, नॉर्मल पैटर्न्स में। नॉर्मल। इसके अलावा जिस तरह वो है कि क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, तो उसको प्रेजेंट में लाने का एक बड़ा अच्छी टिप है हाँ। कि आपका, अगर आपको एकदम से एंजाइटी हो रही है या फिर स्ट्रेस में आप हैं या फिर आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं प्रेजेंट में नहीं आ पा रहा, तो ये होता है कि आपका जो हम सांस लेते हैं नाक से, ठीक है। सो आपने क्या करना है, राइट, ये जो आपके नॉस्ट्रल हाँ, है nostril इसको लिया, आपने हाँ। बंद करना है और सिर्फ लेफ्ट से राइट आप, वाले नॉस्ट्रल को बंद करना। राइट से बंद करना है और सिर्फ लेफ्ट से जो है आप अपना जो है सांस लेके देखें इसको, To release stress। एग्जैक्टली। तो आपका विद इन मिनट स्ट्रेस लेवल जो है वो बिल्कुल आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा और आप प्रेजेंट में वापस आ और सकते हैं। कितनी देर तक, कितनी मिनट तक? कहते हैं हस्बे ज़रूरत। अच्छा। मैं वैसे रिकमेंड करती हूँ कि एटलीस्ट आप जो है इसको 15 से 20 दफ़ा तो करें स्टार्ट में, ठीक है? 15 से 20 दफ़ा 15 से start 20 करें। दफ़ा आप सांस सही। लें। और हाँ। सांस लेने का भी तरीका ये है कि हाँ। आहिस्ता से आपने सांस लेना है, Inhale, उसको then- फिर होल्ड हाँ, करना है और फिर exhale। आहिस्ता से आपने हाँ। एक्सहेल करना है। दिस इज
अ बेस्ट टेक्निक जो आपको दोबारा प्रेजेंट के अंदर आपके चलिए जी, mind को लेकर बहुत आएगा। शुक्रिया और बहुत ज़बरदस्त जो है वो आज डिस्कशन रही। सर माजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह हमारे साथ मौजूद थी, आपको बहुत शुक्रिया कीमती टाइम के लिए। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज का शो कैसा लगा आपको? यकीनी तौर पे आज का ये जो हमारा सेगमेंट है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें हमने किए ढेर सारी बातें आपके हाफजे से रिलेटेड, आपके मेमोरी से रिलेटेड। तो सोशल मीडिया पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।